आज हम आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें लॉ के बारे में बताता है, लॉ की एग्जिस्टेंस के बारे में, उनका वॉइड होना, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमें वो बताता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। जो ये चार क्लॉजेज में आर्टिकल 13 जो है वो चार क्लॉजेज में डिवाइड है। फर्स्ट क्लॉज में जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताता है। ये क्लॉज जो है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद में जो मेरे से पहले लॉ थे वो वॉइड हो जाए, कहाँ तक, जहाँ तक कि वो इनकंसिस्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है या वो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर लेते हैं ऐसे लॉज, वो वॉइड हो जाएंगे उस एक्सटेंट तक जहाँ तक कि वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब सेकंड जो क्लॉज है वो बताता है हमें उस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में, जो लॉज आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, उन लॉज के बारे में बोलता है। वो ये बोलता है अगर लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं किसके, फंडामेंटल राइट्स के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है, तो ऐसे लॉज वॉइड होंगे फ्रॉम एब इनिशियो, मतलब ये स्टार्टिंग से जब से बने रहेंगे तब से ये वॉइड हो जाएंगे। थर्ड जो क्लॉज है आर्टिकल 13 का वो हमें लॉ की डेफिनेशन बताता है। लॉ की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की, एलोबरेटेड फॉर्म ऑफ लॉ है। जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 13 का वो कहता है लॉ क्या है, वो बोलता है लॉ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, और ये अपने यूजेस है, कस्टम्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ये सारे जो हैं वो लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। अब देखिए इसके अंदर देखिए ये टेम्पररी लॉ को भी इंक्लूड कर रहा है, परमानेंट लॉ को भी इंक्लूड कर रहा है, और जो लॉ लेजिस्लेचर द्वारा बने जाते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव बनाती अथॉरिटीज़ या लोकल बॉडीज़ बना रही हैं, उन लॉ को इंक्लूड कर रहा है, नॉन लेजिस्लेटिव लॉज को भी इंक्लूड करता है। देखिए जो फॉर एग्जाम्पल देखिए ऑर्डिनेंस जो बनते हैं, ऑर्डिनेंस जो बनाए आफ्टर द अप्रूवल, वो है एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ लॉ है। एक्ट है वो परमानेंट फॉर्म ऑफ लॉ है। नोटिफिकेशन, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब क्या हैं, ये लोकल अथॉरिटीज़ जो लॉ बना रही हैं वो लॉज हैं ये। और जो कस्टम्स और यूजेस हैं वो नॉन लेजिस्लेटिव, यानी कि वो पीढ़ियों से चले आ रहे ऐसे कई लॉज हैं जो कंटिन्यूशन में हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो ये लॉ की डेफिनेशन है आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के अंदर। आर्टिकल 13 का क्लॉज बी जो है वो ये कहता है अगर किसी तरह का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है एज पर दी आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ना वो लॉ नहीं कहलाएगा, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बस ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन फंडामेंटल राइट्स का इसमें वायलेशन भी अगर हो रहा है तो भी इम्यून यानी कि उसको सेफगार्ड नहीं मिलेगा उस फंडामेंटल राइट को, ये कहते हुए कि ये अमेंडमेंट जो है वो अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स है। इस क्लॉज के बारे में हम आगे फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, पर हमें बेसिकली जो हमें समझना है वो ये है कि जो भी अमेंडमेंट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अमेंडमेंट जो होगा वो लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। अब मैं आपको डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताती हूँ इन रेफरेंस टू दी जो ये लॉज हैं उनके रेफरेंस में जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेटेबिलिटी। ये डॉक्ट्रिन है वो ये बताता है कि जो लॉज होते हैं अगर उनका कुछ पार्ट है जो इनकॉन्स्टिट्यूशन है या इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स है, तो अगर वो पार्ट उस लॉ का सेपरेट हो सकता है ना, तो उस एक्सटेंट तक जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है उस लॉ की, उस एक्सटेंट तक वो जो लॉ का प्रोविजन है वो वॉइड हो जाएगा, और बाकी जो लॉ है या लॉ के प्रोविजंस है वो कंटिन्यूली इन्फोर्सेबल रहेंगी। एक है लॉ ऑफ सेवरेबिलिटी यानी सेपरेशन, कि ऐसे लॉज जिनमें से हम उसका पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनकंसिस्टेंट या जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहा है वो पार्ट अगर हम उससे सेपरेट कर सकते हैं उस लॉ से, तो उसको हम वॉइड मान लेंगे और बाकी का लॉ कंटिन्यू हो जाएगा। एक लॉ होता है लॉ ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी।
जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का जो कंसेप्ट है उसमें ये बताते हैं कि लॉ जो होता है अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में भी है या इनकंसिस्टेंस है या उनको टेक अवे भी करता है तो भी ऐसे लॉज एग्जिस्टेंस में रहेंगे, मतलब ये एक इनएक्टिव कंडीशंस में रहेंगे और वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको ओवरशैडो कर लेगा या ओवरलैप करके रख देगा। वो स्टैट्यूट्स में, लॉज में कंटिन्यू या एग्जिस्टेंस में रहेंगे पर इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ उसके बाद में कोई लॉ बना जो लॉ था जो नॉन सिटीजन्स के लिए था, वो किस मॉरिबंड कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में आ गया और उसको फंडामेंटल राइट्स ने ओवरलैप कर लिया। ठीक है, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, पर नॉन सिटीजन्स के लिए वो एज इट इज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये है सारे जो मैंने आपको डॉक्ट्रिन्स बताए ये लॉ के बारे में। ये बेसिक कंसेप्ट है लॉ के बारे में जो आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है।